स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारी फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच उमा मिश्रा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी है और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और खुद नेचुरोपैथ है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन में स्टूडेंट के रूप में हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी थेरेपी को यह उन्नति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ
हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हो गए हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज जो चैप्टर है, एक ट्रीटाइज 16 है। हम लोगों ने सेमेस्टर 2 में ट्रीटाइज 7 पढ़ा हुआ है। ट्रीटाइज 7 में चैप्टर 9 तक हम लोगों का बेस कोर्स है, मेन कोर्स है, और एक आध चैप्टर और भी उसमें लिए जाते हैं, जबकि उसमें 30 हमारे चैप्टर्स हैं, जिनमें आगे 21 से लेकर के 30 तक हमारे जो ऑर्गन्स है उन पर चर्चा होती है, और वो उनका पूरा विस्तार से दिया गया है। जो सिद्धांत है उसका एक पक्ष ट्रीटाइज 16 में दर्ज होता है कि ये फंक्शन कैसे करती है और कैसे उसको फंक्शनल हम मान सकते हैं, और इस दिशा में कि थेरेपी को जाने, कैसे डायग्नोसिस करें, इसको हम लोग समझने के लिए उसका सहारा लेते हैं। तो हम लोग उसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये किताब है ट्रीटाइज ऑन एडवांस एक्यूप्रेशर पार्ट 16 है ये। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, चैप्टर 1 और 2 की चर्चा करेंगे। तो हम लोग वी हैव माइल्स टू गो, बहुत काम है इसमें। थोड़ा सा चर्चा अगर करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कैसे सिस्टम को आगे हम लोग समझ सकते हैं। आगे करके हम लोग को हमेशा ध्यान देना है अपने जो 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, उसको हम लोग ध्यान देना है। अब ये कैसे समझें कि हम लोग जो सिस्टम में थोड़ा सा अंतर क्या है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको हम लोग TCM, वो एलोपैथिक सिस्टम से कैसे भिन्न है, ये चैप्टर 1 में बताया गया है। तो एलोपैथिक सिस्टम के बारे में बताया गया कि इट इज मॉडर्न साइंस, साइंस है, जो आधुनिक विज्ञान है, इसको आधुनिक विज्ञान कह सकते हैं, उसी पर बेस है। इट्स बेस्ड ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडीज स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या शरीर रचना है और क्या ऑर्गन की रचना है और कैसे उसका काम होता है, इसको जाने बिना ये कहता है कि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हाउ द स्ट्रक्चर चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज, बीमारी की दशा में कैसे फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समझ लीजिए, कैसे स्ट्रक्चर चेंज करता है, कैसे उसका शरीर रचना प्रभावित होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एनालिटिकल है, एनालिसिस बेस्ड है, कि साइंस एनालिसिस बेस्ड है कि भाई अगर ये है तो ये डिजीज कैसे होगी। इट इज बेस्ड ऑन डिसेक्टिंग थिंग्स अंटिल द कॉज लिंक्स आर सीन। जैसे जैसे हम उस शरीर के भाग को काटते जाते हैं, यानी हम लोग और अंदर जाते हैं, मतलब काटना ऐसा नहीं कि हर चीज में काटते हैं, उसके अंदर जाना चाहते हैं, और ये अल्टीमेटली हम लोग मानते हैं कि शरीर बाहर है, फिर अंदर, और फिर हमारे वो है सिस्टम्स है, सिस्टम्स में फिर हमारे पास ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर फिर हमारा टिश्यू है, और टिश्यू के बाद सेल है। हम इसको डिसाइड करते हैं कि कौन हम सिस्टम में जाएं, फिर सिस्टम में ऑर्गन में जाएं, ऑर्गन में फिर हम टिश्यू में जाएं, और अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू सेल लेवल। ये उसका फंक्शन है। तो एक जैसा अभी रीजन देखिए कैसे दिया, ए कॉजेज बी, ए की वजह से बी हुआ, और बी और कोई अन्य कारण सी, उसने डी को क्रिएट किया। तो इस तरह देखते हैं कि हमको डी का जो कारण है वो ए है। ये इस तरह साइंस की भाषा में कहा जाता है, मॉडर्न साइंस में। दिस इज व्यूइंग इवेंट्स इन लीनियर फैशन। एक लीनियर फैशन में इसको रेखीय तरीका है देखने का। एक और अंतर है, पानी, माइंड और बॉडी आर सेपरेट एंटिटीज। जो माइंड है, शरीर और मन दो इकाई के रूप में ये देखते हैं। ये कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहती है कि मन अलग चीज है और शरीर अलग चीज है, इसलिए उसको दोनों को देखने का तरीका डिफरेंट है। वेस्टर्न सिस्टम की मान्यता क्या है कि डिजीज किसी कारण से होती है, और जो एक कारण है इसको हम मार सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। हमारे बीच में सुप्रिया डिपल्ले जी आ गई हैं, उनका भी स्वागत है। कल उनका बहुत बढ़िया एक सेशन था, सब लोगों ने देखा होगा। वो रिव्यू जो हमने डाला हुआ है कि रिव्यू दे दीजिए उस पर, तो वो भेज दीजिएगा, उसे लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू। तो
अब वेस्टर्न सिस्टम में मान्यता है कि हाँ डिजीज इज ड्यू टू कॉजेस, किन्हीं कारणों की वजह से कोई रोग हुआ है, तो ये जो कारण है इन कारणों को हम समाप्त कर सकते हैं। अब इन कारणों को काट भी सकते हैं, तो इन कारणों को हम लोग रोक भी सकते हैं, या तो रोक दें या काट दें या उसको। तो कॉजेज कैन बी कंटेन व्हेन द किलिंग, कटिंग आउट एंड कंटेनिंग इज इम्पॉसिबल। अगर तीनों चीजें संभव नहीं है कि न काट सकते हैं, न मार सकते हैं, न उसको कंटेन कर सकते हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट जो है उतना सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर? अब क्या दिखता है, देखिए क्या गांठ है तो उसको काट कर निकाल दीजिए, फोड़ा है उसको ऑपरेट कर दीजिए, इन्फेक्शन कोई है उसको मार दीजिए, किल कर दीजिए, और बैक्टीरिया है तो उसको मार दीजिए, किल कर दीजिए। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है मॉडर्न साइंस में जो हम लोग बता रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? दवा देंगे, दवा ओरल भी देंगे और दवा इंजेक्ट भी कर देंगे, सर्जरी कर देंगे और ड्रेसिंग और बैंडेज कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे? फिजियोथेरेपी भी करा देंगे कि फिर करिए इसको ठीक कर लीजिए। फिर गर्म ठंडे और मोम द्वारा सेकाई भी कर देंगे और रेडिएशन द्वारा भी उपचार करेंगे। ये इसके सिस्टम के ट्रीटमेंट के सिस्टम है। अब हमारा टीसीएम क्या कहता है? ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम मेडिसिन जो है कहता है दिस इज ट्रेडिशनल साइंस है, परंपरागत है, पहले से चली आ रही है, और कोई आवश्यक नहीं कि मॉडर्न साइंस की तरह हो कि पहले आप सारी चीज जान जाइए तभी हो। तो ये हम लोग इसको टीसीएम को मानते हैं कि ये दार्शनिक, कहीं ना कहीं दार्शनिक विचार है और दर्शन से आधारित है। दर्शन को आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, साइंस उतना समझती नहीं है, लेकिन जो दार्शनिक विचार रहे हैं उनमें दर्शन के आधार पर बहुत चीजों को जाना जा सकता था। तो ऑल साइंस एंड सिम्टम्स आर प्लेस्ड टुगेदर। जो भी लक्षण हमको दिखे, जो भी आपको चिन्ह दिखे, उन चिन्हों को हम लोग नोट कर लेते हैं। फिर उनके आधार पर एक सिंथेसिस की जाती है कि क्या कारण, अब कारण ढूंढा जाता है। गो ऑन डूइंग सिंथेसिस अंटिल द पिक्चर ऑफ फूड। हम इस सिंथेसिस को करते जाते हैं। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, यानी कई चीजों को जोड़ना। ये जोड़ते जाते हैं जब तक कि हमको वास्तविक पिक्चर न मिल पाए कि कारण क्या है। ये वास्तविक पिक्चर ढूंढने का ही समय हमारा है, और इसी के आधार पर एक डिजीज का पैटर्न होता है। तो अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम जब भी ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि डिजीज पैटर्न हमको एक समझ में आता है। तो वी ट्रीट द डिजीज पैटर्न। क्लियर? यहां तक हम लोग समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर अब डिजीज पैटर्न हम लोग समझ गए। फिर क्या हुआ? वन और मोर पैटर्न्स में बी इन्वॉल्व एज कॉज ऑफ डिजीज। अब इस डिजीज के लिए जो रोग हुआ है इसमें एक पैटर्न या दो पैटर्न या कई पैटर्न भी शामिल हो सकते हैं। कि पैटर्न ऑफ डिजीज माने कई इन सिम्टम्स के आधार पर हमने एक रूपरेखा समझी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और वो डिजीज पैटर्न दो तीन हो सकते हैं। फिर यहाँ क्या है? कीट द कंसर्न पैटर्न। इस कंसर्न पैटर्न जो हमने सोचा कि ये हमारा है, उस पैटर्न, डिजीज पैटर्न, उसको हमने अगर ट्रीटमेंट किया तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी, शरीर की बहुत चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो रोग है बहुत सी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। यहाँ दो चीजों में अंतर है जो बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। माइंड एंड बॉडी आर इंटीग्रल पार्ट्स। वहां क्या कह रहे थे? माइंड एंड बॉडी आर देयर सेपरेट पार्ट्स, वो सेपरेट है। हम कहते नहीं, शरीर और मन दोनों एक इकाई है, अलग अलग इकाई के रूप में उसको नहीं देख सकते। मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल इलनेस आर क्लोजली रिलेटेड। अगर मानसिक है तो हमारा या कोई, हम किसी तरह भी हमको इमोशनल, भावनात्मक रूप से है तो हमारा फिजिकल, हमारा शरीर प्रभावित होता है, और अगर हमारा शरीर प्रभावित होता है तो हमारा मन भी प्रभावित होता है। दोनों को हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। तो ये है मेंटल, इमोशनल और फिजिकल इलनेस आर क्लोजली, सब सारी चीज मिली हुई है।
तो ये टीसीएम क्या है, पूरे व्यक्तित्व, आपके पूरे समूचे व्यक्तित्व को, शरीर मन आत्मा, इन सब को एक चीज मानता है और कहता है कि इसका अगर हम डायग्नोसिस कर देंगे तो हम ट्रीटमेंट की दिशा में पहुंच जाएंगे। मान्यताएं क्या है हमारी, डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। हम कहते हैं कि ये बॉडी का कोई डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर माने कोई चीज बैलेंस नहीं है। तो इस ये बैलेंस नहीं है, कोई भी चीज जो भी पंच तत्वों से हम कह रहे हैं कि बना हुआ है शरीर, उनमें कहीं कोई डिसऑर्डर हुआ है, कहीं कोई कमी आधिक्य हुआ है, कमी है, एक्सेस है, कमी है, कभी एक्सेस से अधिक है, कभी डिफिशियंसी है। तो इनके आधार पर कहीं कोई वह ये रोग का कारण है। ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रॉपर्ली ऑर्डरिंग और हार्मोनाइजिंग बॉडी। इस शरीर को अगर हम संतुलित अवस्था में हार्मोनाइज्ड लेवल पर ले जाएं और सबको संतुलित कर दें, जल को संतुलित कर दें, अग्नि को संतुलित कर दें, मेटल को संतुलित कर दें, वुड को संतुलित कर, सारी चीजों को अगर हम संतुलित कर दें तो शायद हम तुरंत ठीक हो जाएंगे। टीसीएम की मान्यताएं, ठीक है। अब क्या होता है, उपचार कैसे करते हैं? बाई एक्यूपंक्चर करते हैं, बाई एक्यूप्रेशर करते हैं, मोक्सा हम लोग पहले भी करते थे, सिकाई उकाई कर देते थे, बाई अप्लाइंग सीड्स, बीजों के माध्यम से, मैग्नेट के माध्यम से, कलर्स के माध्यम से, और कपिंग और अप्लाइंग कलर्स के माध्यम से, कपिंग के माध्यम, ये सब हमारे ट्रीटमेंट के पैटर्न है, ट्रीटमेंट के उपचार विधियां हैं जिनको हम लोग करते हैं। ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन द एक्यू पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन द बॉडी। शरीर के ऊपरी सतह पर, मतलब सुपरफिशियल लेवल पर, जो थोड़ा सा शरीर के मतलब स्किन के थोड़ा सा अंदर एक्यू पॉइंट्स हैं जो जिन पर हम लोग उपचार देते हैं, और उसके ये कहते हैं कि ये उपचार उस डिस्टेंट जहां हमारा लक्ष्य है, जहां पहुंचाना है, उस पर हम ऊर्जा का संचरण या ट्रांसफर कर देते हैं। ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है शरीर में, आपके शरीर में, जो ईश्वर ने, हम लोग कहते हैं ईश्वर, चाइनीज में बोलते हैं ताओ। तो अगर भारतवर्ष में हम लोग कहें तो हम लोग कहते हैं गॉड, ईश्वर ने इसको बनाया है, और वो ताओ कहते हैं। और ताओ भी प्रकृति के रूप में है, ईश्वर भी प्रकृति के रूप में है। तो इसलिए ये हम लोग का सिस्टम है। तो ये शॉर्ट में हम लोगों ने एक सिस्टम को बताया। अब सिस्टम कैसे बताया, एग्जाम्पल उन्होंने दिया, अब एग्जाम्पल भी देखिए। ये सारथ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। गुड इवनिंग सर। क्या स्वागत है। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, एलोपैथिक सिस्टम में शरीर का डिसेक्शन करके देखते हैं। शरीर को दो भागों में काट दिया, एक शरीर का दाहिना हुआ, एक बायां हुआ। हार्ट को काटा, दो भाग हो गए, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट। फिर काटते चले गए, यानी हम लोग, यानी कि हर चीज में काटते हो, काटने का अर्थ है कि हम लोग उस एरिया में जा रहे हैं, हम लोग जाते चले गए और अंत में सेल लेवल तक गए, और जहां हम लोगों ने समझा कि सेल लेवल में क्या बीमारी हुई है उसको समझा, और तब हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया। हम भी वही कर रहे हैं, टीसीएम भी वही कर रही है। अल्टीमेटली हमको बिल्कुल अंतर तक जाना है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। वो सेल लेवल पर जाएंगे और तब कारण खोजेंगे। हम लोग पूरे शरीर को समग्र रूप से देखेंगे तब। टीसीएम में रोगी के सभी सिम्टम्स लिख देते हैं, सभी सिम्टम लिखे, सिम्टम को जोड़ते गए, सिंथेसिस करते चले गए, इससे एक डिजीज पैटर्न मिल गया। उस पैटर्न पे उपचार दिया तो रोगी की अधिकांश तकलीफें ठीक हो गई, और जो थोड़ी बहुत बची थी उनको शरीर, क्योंकि उसके डिफेंस मैकेनिज्म शरीर के अंदर स्वयं उपस्थित है, उसका उन्होंने स्वयं ठीक कर लिया। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है, आप लोग इसको समझिए और ऐसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। ये बहुत अच्छी किताब है, आपको डिजीज पैटर्न पे बहुत बढ़िया बताती है। एक व्यक्ति के मुंह में जीभ के किनारे पर छाले हो गए, जीभ के किनारे पर छाले हैं। तो अब देखिएगा, जीभ के किनारे पे छाले, तो हम लोग किनारे हम लोग बोलते हैं स्प्लीन, लीवर, ये सब के उसमें होंगे। तो जीभ के किनारे पे छाले हो गए, छालों का रंग लाल है, गर्मी है, लाल माने गर्मी। जीभ भी सुर्ख लाल है, जीभ भी लाल है। रोगी को बहुत क्रोध आता है। अब डिजीज पैटर्न समझे, हम लोग लीवर को समझ रहे हैं कि रोगी क्रोध आ रहा तो लीवर जिम्मेदार है। तो रोगी का चेहरा और आंखें लाल हैं, तो आंख
लीवर आंखों में खुलता है, लीवर आंखों में खुलता, हम लोग समझ रहे हैं। उसको गर्मी बहुत लग रही है, तो उसके सारे सिम्टम लीवर में हीट को, वो कह रहे हैं कि लाल है, लाल माने हीट। जहां जबान में बताया हुआ वहां पर हम लोग कहते हैं कि किनारे लेफ्ट राइट में हम लोग का गॉल ब्लैडर और लीवर, तो वो हो गया। खालों का रंग लाल है, हीट बढ़ी हुई है। जीभ भी लाल है, रोगी को क्रोध आता है। ये हम लोग पैटर्न जानते हैं कि लीवर का रोगी जो है, वो लीवर का जो व्यक्ति होगा उसको क्रोध आएगा, तो रोगी का चेहरा और आंखें लाल है। आंख लीवर में, लीवर आंखों में खुलता है, ये भी समझ गए। गर्मी बहुत लग रही है, सारे सिम्टम्स लीवर में हीट को, ये डिजीज पैटर्न हम लोगों ने बनाया कि ये लीवर हीट राइजिंग पैटर्न ऑफ डिजीज है, हीट बढ़ रही है लीवर की। तो हम लोगों ने इस ट्रीटमेंट को देखा और कहा कि ये इसका उपचार क्या है। तो जहां पर उपचार लिखा हुआ है वहां पर हम लोग देख लिया और वो ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया। तो क्या हो गया उसमें, क्या है उसमें, शरीर और मन दोनों का उपचार हो गया। तो जो क्रोध आ रहा है, तो अगर शरीर ठीक हो गया तो क्रोध जो भावनात्मक है, क्रोध जो हमारा मानसिक है, वो क्रोध कम होने लगा। तो तन मन दोनों का हो गया, क्योंकि तन मन दोनों जुड़े हुए एक साथ, तो गुस्सा कम आ जाएगा और बीमारी भी उसको ठीक हो जाएगी। TCM हैज डेवलप्ड ओवर पीरियड ऑफ 3000 3000 सालों का पुराना है, जैसे हम लोग कह रहे हैं। तो एक्यूपंक्चर रेगुलेट्स फ्लो ऑफ की इन मेरिडियन एंड ऑर्गन्स। हमको क्या देखना है कि एक्यूपंक्चर हमारा जो है, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जो भी कह लीजिए, की इन मेरिडियंस, ऑर्गन्स में और मेरिडियंस में जो हमारी की है फ्लो, वो की को समझ रहा है कि हमारी ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। ऑर्गन्स हमने जोड़ा हुआ है मेरिडियन से, और उन्हीं उन मेरिडियंस के आधार पर जो हम वो किसी तत्व से मेरिडियन जोड़ा, और उस तत्व से मेरिडियन जोड़ने के बाद उससे ऑर्गन जोड़ा। तो ऑर्गन्स, मेरिडियंस और तत्व, तीनों कुछ चीजों को हम लोगों ने एक साथ ले लिया। इट रिमूव्स ब्लॉकेजेस, कोई अवरोध है की के फ्लो में, की का फ्लो होना चाहिए लगातार, रुकना नहीं चाहिए। अगर ये कहीं रुक रहा है तो ये बीमारी है। तो हमारा ये क्या करता है, TCM ब्लॉकेज को रिमूव करता है। इट स्ट्रेंथन्स द बॉडी, बॉडी इज प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव की। ये क्या करता है, जो डिफेंसिव की है शरीर की और एक प्रोटेक्टिव की, जो भी कह लीजिए उसको, तो डिफेंसिव की को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर हम कोई बाहर से हमारे घर में आक्रमण कर रहा हो, तो अगर हम शक्तिशाली हैं तो वो रोग या व्यक्ति नहीं आ पाएगा। यही वो कहना है कि ये अगर इसको शक्ति दे रहा है डिफेंसिव की को, तो वो रोगों को दूर भगा रहा है। इट लेसेस द वायलेंस ऑफ एक्सेसेस। एक्सेस किसी में हुआ हो, इसमें किसी में एक्सेस हुआ, किसी चीज में भी, तो 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 एक्सेस को ये कम करता है। To be able to use acupressure effectively against all types of illness, one must understand the meaning of। अब हम लोगों को जानना पड़ेगा कि अगर हम समझना है तो हमको की समझना पड़ेगा, हमको चैनल्स जानने पड़ेंगे, मेरिडियंस जानने पड़ेंगे जिनको बोलते हैं, ऑर्गन्स जानने पड़ेंगे, उनके क्या एक्सेसेस होते हैं। तो एक्सेस वही है जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी सिस्टम है, वही हमारी एक्सेस है। हमारी जो एनर्जी सिस्टम है, यानी जो हमारे 6 एलिमेंट है, 6 एनर्जी सिस्टम है, 5 एलिमेंट के 6 एनर्जी सिस्टम है, उन्हीं को हमको समझना है, वही हमारे एक्सेस के रूप में ही कारण होते हैं। हाउ ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, कैसे ब्लॉकेज से क्या फर्क पड़ता है, क्या शरीर में सिम्टम आते हैं, जो जानना पड़ेगा। हाउ TCM कंसेप्चुलाइजेस डिजीज, कैसे डिजीज को TCM में जाना जाता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। Using acupressure without understanding its philosophical and theoretical basis, अगर ये फिलॉसफी, ये दर्शन हम लोग नहीं जानते हैं और इसकी थ्योरी नहीं जानते हैं, सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, यही कहने का अर्थ है कि हम जो सिद्धांत है, जो रूल है, जो नियम है, जो की के मेरिडियन के चैनल्स के, उनको हमको जानना पड़ेगा। और वो जान जाएंगे हम लोग तो पूरे दर्शन को, पूरे सिद्धांतों को जैसे जानेंगे और इस फिलॉसफी को जान जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना इलाज बढ़िया कर पाएंगे, ये कहने का अर्थ है। तो हम लोग ये चैप्टर पे आगे, हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को ये किताब बहुत अच्छी किताब है। इसको इसलिए चुना गया है कि ये जो आप स्टेटाइज 7 में, स्टेटाइज 7 सेकंड सेमेस्टर में है,
थर्ड सेमेस्टर में भी यही कंसेप्ट आता है, फोर्थ में भी आता है। हम लोग 4 सेमेस्टर पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसलिए कहा है इसको कि अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रिटाइज 7 को और इसके साथ बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे एनर्जी सिस्टम को, और हमको डिजीज को तय करने में और हमको पैटर्न ऑफ डिजीज तय करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए, ये है लॉज रिलेटिंग टू कंट्रोवेक्शन ऑफ की और रिबेलियस की। हम लोग कंट्रोवेक्शन ऑफ की मानते हैं ना, जानते हैं हम लोग? कोई बताना चाहेगा कंट्रोवेक्शन ऑफ की क्या है? वही बोले। मार्ग उल्लंघन की का अपोजिट साइड पे चलना, फ्लो करना। जैसे लंग्स की, जो लीवर की है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है, अगर लंग्स तक फ्लो करेगी, अगर उससे ऊपर चली जाती है तो माइग्रेन होता है। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, गुड। यही ऐसे ही है, ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें और बता दें। इसको थोड़ा सा अंतर और बता दें। कोई भी डायरेक्शन जो आपका गंतव्य है, मान लीजिए आपको जाना है पूरब दिशा में, ठीक, और आप पूरब दिशा से थोड़ा सा 1 डिग्री थोड़ा सा ले लीजिए और उससे चलना शुरू कर दीजिए, तो वो पूरब दिशा में जिस जगह जाना था वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा अंतर यह है कि 0 से लेकर के 180 डिग्री कोई भी परिवर्तन हो तो वो कंट्रोवेक्शन ऑफ की है। क्लियर? थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। वही आपने कहा जो सही है कि अपनी दिशा में जो जा रहा है उस दिशा से भटक जाए। वो भटकन कितना हो सकता है? 1 डिग्री हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 180 तक हो सकता है। साइंस की वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में 180 डिग्री हो सकता है, ये हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो हम लोग लॉ यही कि ऊर्जा कैसे मार्गोल्लंघन करती, ये नियम है। कुछ नियम होंगे। लॉ नंबर 1 क्या है? प्रत्येक अंदरूनी ऑर्गन अपनी ऊर्जा को खास दिशा की ओर ले जाता है। ये कंसेप्ट हम लोग का, जो अपने ऑर्गन है वो अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन में ले जाता है। और क्या उसका पर्पस है? कि ऊर्जा एक खास कार्य, जो भी काम करना है उसको, उस काम को संपादित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल की नोट कर लीजिए, यही फंक्शनल की है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शनल की नंबर 2 क्या है? अंदरूनी ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन हमारे भी कोई भी है, उसका मेरिडियन जो होगा, उस मेरिडियन की दिशा और कार्यशील ऊर्जा की दिशा एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। एक सेकंड, मैंने शायद, मुझे लगता है ये फंडामेंटल्स तो हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, तो ये वाला तो हम लोग, ये फंडामेंटल ऑफ की मैकेनिज्म, मुझे लगता है वो कहाँ रह गया? कंट्रोवेक्शन ऑफ की, बट इट इज फंडामेंटल ऑफ की मैकेनिज्म। पहले वो समझेंगे तभी समझ पाएंगे इसको। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अभी अभी एक सेकंड। हम लोग इसको जानने की पहले कोशिश करते हैं चैप्टर 2 को। बिना इसको जाने वो हम लोग वहां पर समझ नहीं पाएंगे। फंडामेंटल्स ऑफ की मैकेनिज्म, ये दूसरा है। ऊर्जा की कार्यप्रणाली के मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग थोड़ा बहुत चाइनीज उसमें पढ़े हुए ट्रिटाइज 7 में। चलिए, चाइनीज एक्यूपंक्चर में मान्यता है
कि ऊर्जा की कार्यप्रणाली के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। जो अंदरूनी ऑर्गन है उनकी ऊर्जा इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। नंबर 1, विभिन्न प्रकार की के प्रवाह की सही दिशा अंदरूनी ऑर्गन्स पर निर्भर करती है। वो अंदरूनी ऑर्गन्स जहां पर अगर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित कर रहा है तो हम बैलेंस कंडीशन में हैं, हम निरोगी हैं। खास कार्यों को करने के लिए कोई आपको फंक्शन है कि हर ऑर्गन का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को करने के लिए वो ऑर्गन क्या करता है, अपनी की को एक खास दिशा में भेज देता है। उस की दिशा, वो जो की है, उस की का जो संबंध है उस ऑर्गन के कार्य से होता है। क्या कार्य करना चाहता है ऑर्गन, उस ऑर्गन के वजह से ही वो की दिशा उसी डायरेक्शन में जाती है जहां वो ऑर्गन अपना काम करना होता है। अब इस देखिए एक एक हम लोग पढ़े हुए हैं, स्प्लीन एंड स्टमक। जहां पर थोड़ा सा वो बता दीजिएगा, जहां पर थोड़ा सा वो लगे आप लोगों को पूछना हो। स्प्लीन और स्टमक हम लोग यहां से शुरू करते हैं। मेन तो हम लोग इसी को मानते हैं ना, स्प्लीन को। तो देखिए स्प्लीन की सामान्यता ऊपर की ओर लंग्स और हार्ट तक जाती है। हम लोग पढ़ा था कि भोजन बनता है, बना, स्प्लीन और स्टमक ने बनाया और स्प्लीन ने इस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कर दिया। यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो स्प्लीन सेंड्स द प्योर फूड, ये क्या करती है, फूड एसेंस, सेंड द प्योर फूड एसेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड अपवर्ड्स टू लंग्स। ये क्या करती है, शुद्ध सत्वों को बनाया और बनाने के बाद इसको भेजा कहाँ, फेफड़ों तक, लंग्स भेजा और हार्ट ने भेजा। अब वो लंग्स और हार्ट दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक तो की बनाता है और दूसरा क्या करता है, उसको बना देता है ब्लड, और ब्लड बनाता है। तो की और ब्लड बनाने का काम इसी फूड की से जो ऊपर की ओर गई, तो वहां पर लंग्स और हार्ट दोनों बैठे हुए हैं, उन तक इसने पहुंचा दिया और उन दोनों ने मिलकर के दो काम किए। एक तो की बना दे रहा है और एक दोनों मिलकर बना रहे हैं, की बना दे रहा है और दूसरा रक्त बना दे रहा है, ब्लड बना दे रहा है, दोनों मिलकर बना रहे हैं। अब क्या हुआ, अब अगर स्प्लीन की ऊपर न जाने पाए, मान लीजिए किन्हीं कारणों से स्प्लीन की ऊपर नहीं पा रही, तो जो हमारा इसेंस है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भोजन को पचाया उसने, वो ऊपर की ओर कैसे जा पाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा। तो जब जा नहीं पाएगा तो हम लोगों को पतले दस्त हो जाएंगे। ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं गई तो उसमें क्या हुआ, पतले दस्त लगने लगे, क्योंकि स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर की ओर जानी चाहिए, वो नहीं जा पा रही है, तो हमको पतले दस्त लग गए। Consequences of food की not rising is that food essence are not transported to lungs and heart। अब ये कैसा हुआ, अब ये जो ऊर्जा है ये ऊपर जा ही नहीं पा रही है, तो लंग्स और हार्ट बेचारे बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि हमारे पास आए। उनके पास तो आई नहीं, ना इसेंस आया, कुछ आया ही नहीं। तो ये फूड एसेंस जब आया नहीं तो अब क्या होगा, उनको तकलीफ क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ की। क्यों, वो की बनाना है लंग्स को, तो बना ही नहीं पा रहा है, तो हमको क्या हो जाएगा, तुरंत पहले पार होगी डिफिशियंसी ऑफ की। हमको बनाया इसने, बना तो लिया, बढ़िया बनाया, लेकिन बना के भेज नहीं पा रहा है। आपने फैक्ट्री में सामान बना दिया, कंज्यूमर को मिल ही नहीं पा रहा है, तो कंज्यूमर तो वेट करेगा, डिमांड करेगा, उसको तो मिलना चाहिए। तो वो लंग्स और हार्ट को ये मिला नहीं, तो दो तकलीफें होंगी, एक डिफिशियंसी ऑफ की होगी और दूसरी डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होगी। हार्ट ब्लड ही नहीं बना पाएगा, वो कहेगा हमको तो मिला ही नहीं आज। रॉ मटेरियल उसका क्या है, रॉ मटेरियल इज फूड एसेंस, इसी से उसको निर्माण करना है ब्लड का, वो कर नहीं पाएगा, तो दोनों की दो डिफिशियंसी आपको हो जाएंगी। यानी भले आपका स्प्लीन ने सब कुछ किया हो, लेकिन उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं गई, इसलिए डिफिशियंसी ऑफ की और डिफिशियंसी ब्लड दोनों हो। हम लोग जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, स्टमक स्प्लीन ने भोजन को पचाकर शुद्ध भोजन सब तो निकाल लिया, बना तो लिया, स्प्लीन की डिफिशियंसी कारण इनको ऊपर लंग्स और हार्ट में नहीं भेजा। सब कुछ किया लेकिन भेज ही नहीं पाया, तो की और ब्लड की डिफिशियंसी हो गई। अब
क्या करती है, ऊपर की ओर जाती हुई, एक और बात देखिए पढ़िएगा, ऊपर की ओर जाती हुई स्प्लीन की शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को ऊपर उठाती है। हम लोग का रेजिंग था ना, स्प्लीन का रेजिंग ऑफ की पढ़ा हम लोगों ने। तो रेजिंग ऑफ की यही बात है, वो कहती जब नीचे से ऊपर जा रही है तो हर ऑर्गन्स को अपनी जगह उठाती हुई जा रही है। यानी सबको उठने के लिए, सब ऑर्गन्स को अपनी जगह स्थिर रखने के लिए कौन जिम्मेदार है, स्प्लीन की। और उनको अपने स्थान पर बनाए रखती है और नीचे की ओर लटकने नहीं देती। अब देखिएगा इसके रिजल्ट्स क्या है, निगेटिव। इफ द स्प्लीन की सिंक्स, अगर स्प्लीन की सिंकिंग हो गई, सिंकिंग का अर्थ होता है कि लगभग 75% कम हो गई। आपके पास 100 थी, तो अगर आपकी ऊर्जा सिंक कर गई, इसका मतलब कि आपके 75% माइनस हो गई, यानी आपके पास केवल लगभग 25% रह गई। इसको सिंकिंग कह सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि यही फार्मूला पूरा है, मोर और लेस ऐसे ही आपको जानना है। लगभग 75% कम हो गई, 75 88, तो आपके पास कम रह गई। तो अब क्या हो गई, प्रोलैप्स में आकर प्रोलैप्स हो जाएंगे। और प्रोलैप्स क्या क्या होंगे वो भी समझ लीजिए। स्टमक में क्या होगा, प्रोलैप्स ऑफ स्टमक विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोटोसिस, गैस्ट्रोटोप्सिस बोलते हैं इसको। मतलब यानी स्टमक आपका लटक गया। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का दिखाई पड़ता है। यूट्रस में होगा तो यूट्रस प्रोलैप्स कहलाएगा, इंटेस्टाइन में होगा तो हार्निया कहलाएगी, किडनी होगा तो प्रोलैप्स ऑफ किडनी कहलाएगी, यूबी का होगा तो प्रोलैप्स ऑफ यूबी कहलाएगा, वेजिना होगा तो देयर इज प्रोलैप्स ऑफ वेजिना कहलाएगा। रेक्टल में क्या होगा, हेमोराइड्स। तो हेमोराइड्स का पहला उपचार हम लोगों ने देखा ना, हर्निया का पहला उपचार स्प्लीन, स्प्लीन सिंकिंग। प्रोलैप्स ऑफ किडनी का उपचार, प्रोलैप्स ऑफ वो किडनी स्प्लीन की सिंकिंग, स्प्लीन की सिंकिंग का उपचार। यूट्रस में, वेजिनल में और हेमोराइड्स में भी वही है। तो प्रोलैप्स ऑफ एनएस जो भी हो, रेक्टम हो, सब ये उसी के लिए जिम्मेदार है। तो ये स्प्लीन की यहाँ जिम्मेदार हो गई। तो हम लोग ट्रीटमेंट के ही समझते चल रहे हैं, इसे समझेंगे आगे धीरे आगे चल के। सिद्धांत है ऑल टाइप्स ऑफ, और ये और देखने की बात है, सभी प्रोलैप्स ऑफ द बॉडी आर ड्यू टू स्प्लीन की सिंकिंग। अब हम लोग अभी इसको ठीक से नहीं जानते थे। आंख की पलक का गिरना, पलक गिर जाती है नीचे, उठ नहीं पाती। ये भी मुंह से लार का गिरना, देखिए मुंह से लार गिर रही है, लार को रुकना चाहिए अपनी जगह ना, गिरना नहीं चाहिए, तो गिर रही है। गाल एवं गले की चमड़ी का नीचे को लटक जाना, ब्रेस्ट का नीचे और चले जाना, ऊपरी बाह का मांस नीचे को लटक जाना। आपने देखा होगा बहुत खिलाड़ियों का, कूल्हों का मांस लटक जाना। ये सारी चीजें, जब भी कोई ऑर्गन अपनी जगह, ऑर्गन या ऑर्गन पार्ट्स अपनी जगह स्थिर नहीं है, तो हम लोग तुरंत मानते हैं कि ये क्या है, स्प्लीन की सिंकिंग है। और क्या करेगी लास्ट में जाकर के, ये माइस्थेनिया ग्रेविस क्रिएट कर देगी। जब ये सिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसमें हाथों से उठाना पड़ेगा आपको, मांस वांस सब फंक्शन खत्म हो जाएंगे हाथों पैरों के। स्टमक की सामान्यतः नीचे क्यों प्रवाहित होती है, स्टमक की सामान्यतः नीचे क्यों प्रवाहित होती है, ये भोजन के अशुद्ध भाग को नीचे आंतों में भेज देता है। स्टमक की सामान्यतः नीचे क्यों, स्प्लीन ने तो ऊपर भेजा, स्टमक नीचे क्यों भेजता है, स्प्लीन द्वारा निकाले गए शुद्ध भोजन सत्व, प्योर फूड एसेंस से बचा हुआ जो भोजन है वो आपका अशुद्ध है। तो स्प्लीन ने काम किया, स्प्लीन और स्टमक ने, कि स्प्लीन ने पहले से शुद्ध भोजन को ऊपर भेज दिया और अशुद्ध भोजन जो हुआ वो स्टमक ने नीचे को भेज दिया। अगर स्टमक की नीचे की प्रवाहित नहीं होती तो ऊपर की भाग जाती है। अगर नीचे नहीं जा पा रही है कभी, तो ऊपर की ओर चली गई तो क्या होगा, मिचली होगी, हिचकी होगी, डकार होगी, वोमिटिंग होगी। अब ये कारण समझते रहिएगा कि कभी मिचली, हिचकी, डकार, और उनका डकार नॉर्मल डकार की बात नहीं कर रहा, एक डकार दो डकार खाने के बाद आई, वो नहीं, अधिक डकार आ रही है तो इसका मतलब स्टमक की एक्सेस है,
ऊपर की ओर जा रही है, उसको नीचे जाना चाहिए। स्प्लीन का नीचे की प्रवाहित होना रिबेलियस ऑफ की, यही रिबेलियस की है। रिबेलियस क्यों? दुश्मन हो गई। अपने घर में रहते हुए सेना पहले होती थी, सेना में सेनापति है, उस दूसरी सेना के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और युद्ध जीत लिया, क्योंकि रिबेलियन हो गया ना वो, उसने अपनी सेना को लड़ने का अवसर ही नहीं दिया और सरेंडर कर दिया। तो रिबेलियस की उपद्रवी ऊर्जा इसी को बोलते हैं। स्टमक की ऊपर की ओर जा रही है तो ये भी रिबेलियस की होगी, क्योंकि अपने डायरेक्शन में जाना था नीचे और ऊपर जा रही, तो इसका मतलब रिबेलियस है। स्प्लीन की जाना चाहिए ऊपर, नीचे जा रही है तो रिबेलियस की है। स्टमक इन दोनों कंडीशंस में की गलत दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। स्प्लीन की नीचे की प्रवाहित होना रिबेलियस की डिफिशिएंट नेचर है। क्यों बताइए, इसका उत्तर दीजिए। ये डिफिशिएंट नेचर की है, ये डिफिशिएंट नेचर की है क्योंकि ये उसको ऊपर उठाना था लेकिन जा नहीं पा रही है, उसमें कोई कमी रह गई है, तो ये भी क्या कर रही है, डिफिशिएंट नेचर के नीचे उड़ जा रही है। और इसलिए हमको जब भी इसका उपचार करना पड़े, क्या करना पड़ेगा उपचार, बोलिए। टोनिंग, टोन कर। यस, टोनिफिकेशन। जब भी कभी स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी, डायरिया हुआ, तो आपको स्प्लीन का जो है उसको टोनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टमक की ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, उसको नीचे जाना चाहिए था, तो वो उसका नेचर, स्टमक क्या है, यांग आवरण है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका एक्सेस नेचर हो गया है। इसीलिए जब कभी आपको मिचली आए, हिचकी आए, डकार आए, वमन आए, तो यानी आप समझे कि ऊर्जा हमारी बढ़ी हुई है। क्लियर? इसलिए ऊर्जा बढ़ी है, ऐसा नहीं कि शरीर की ऊर्जा बढ़ी है, इस ऑर्गन की ऊर्जा बढ़ गई है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि इसका डिफिशियंसी से इलाज करते हैं। ये समझ में आया? तो यहीं पर आप ऐसे समझना हम लोगों को, तो इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर। अब ऊर्जा की डिफिशियंसी और स्टेग्नेशन के अलावा रिबेलियस की भी रोग कारक होती है। अब देखिए, डिफिशियंसी हो गई, स्टेग्नेशन रुकी है, तो भी रिबेलियस की, भाई इसको अगर अपनी जगह जाना था तो जाना चाहिए, अगर नहीं जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, तो भी ये रोग कारक है। मतलब फैक्टर्स है, रोग के फैक्टर्स ये भी है। तो कैसे करेगी, हम लोगों को जानना चाहिए कि की निम्नलिखित दशाओं में रोग उत्पन्न करेगी। डिफिशियंसी ऑफ की में करेगी, स्टेग्नेशन माने रुकावट में करेगी, रिबेलियस हो गए की करेगी। तो अब आगे चलिए, लंग्स और लीवर। बहुत बढ़िया बढ़िया दिनों खेमका सर ने लिखा है, ये इनको आप अगर आत्मसात कर लेंगे तो बहुत, मतलब ट्रीटमेंट का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और सारे आपको प्रोटोकॉल सब दिए हुए हैं, प्रोटोकॉल समझना नहीं, किताब खोलिए, प्रोटोकॉल ढूंढिए, लगा दीजिए। लीवर, लंग्स। लीवर की ऊपर की ओर जाती है, थोड़ा समझिएगा, लीवर को समझना, लीवर थोड़ा सा खतरनाक है, इसको समझ लीजिए। लीवर की ऊपर की ओर जाती है, लंग्स के नीचे की ओर जाती है। अगर लीवर की और लंग्स में दोनों में संतुलन, बैलेंस की बात हमेशा कर रहे हैं, इन एक लीवर ऊपर जा रही है, लंग्स नीचे आ रही है, दोनों बैलेंस फॉर्म में है, तो आप बहुत बढ़िया से काम करेंगे। सब लीवर भी ठीक है आपका, लंग्स भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अगर लीवर की ऊपर की ओर नहीं जा पा रही, कोई कारण हो गया, ऊपर की ओर जा नहीं पा रही या चारों तरफ फैल नहीं पा रही है, उसको लीवर देखिए, लीवर क्या है और ऑर्गन किसका है, वुड का है। एलिमेंट किसका है, एलिमेंट क्या है, वुड। वुड। वुड में बांस, बांस को देखिए, बांस को इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, यूं घुमाइए, यूं घुमाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, जिधर चाहिए उधर घुमा लीजिए। यानी लीवर वुड कैरेक्टर का है, तो वो हर जगह मूवमेंट करेगा, इसीलिए लीवर की ऊर्जा सब तरफ जाती है, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब तरफ जाती है। अगर लीवर की ऊपर की ओर जा नहीं पाती या चारों तरफ फैल नहीं पाती, इसको चारों तरफ फैलना है प्रॉपर, उसके लिए सबको देखना है, इसीलिए लीवर को सेनापति बोलते हैं, लीवर को सेनापति बोलते हैं। लीवर को इसीलिए फादर की तरह बोलते हैं, सबको देखना है, घर के हर आदमी को देखना है, फादरली ट्रीटमेंट।
लीवर सेनापति है, लीवर फादर है, तो लीवर की ऊपर नहीं जा पा रही है, चारों तरफ फैल नहीं पाती, तो स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की हो जाएगी, स्टेग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, वो भी एक कारण है। अब स्टेग्नेशन लीवर की क्या करेगी? अगर स्टेग्नेशन मान रुक गई, नहीं जा पा रही किन्हीं कारण से, तो हाइपोकॉन्ड्रियम, अब देखिए हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, ये सब थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना की जरूरत नहीं। जो नाभि से ऊपर और नीचे एक कल्पना करिए 9 भाग, ऊपर जो स्टमक के नीचे से और नाभि के नीचे तक, नेवल के नीचे तक आप, और लीवर से इधर नीचे, और दोनों तरफ, चारों तरफ पूरे एब्डोमेन के 6 भाग कर लीजिए। तो 6 भागों में हाइपोकॉन्ड्रियम ऊपर के भाग में आता है, बाएं दाएं, और एपिगैस्ट्रियम ऊपर आता है बीच में, जहां नेवल है उसके जस्ट ऊपर आता है एपिगैस्ट्रियम। तो 6 भाग, 9 भाग किए, तो ऊपर 3 हो गए, कौन? ऊपर हो गया हाइपोगैस्ट्रियम लेफ्ट, हाइपोगैस्ट्रियम राइट, फिर हो गया एपिगैस्ट्रियम मध्य में। उसके नीचे आप आएंगे तो लेफ्ट और राइट में लंबर होंगे, लंबर एरिया, तो लंबर एरिया राइट, लंबर एरिया लेफ्ट, और बीच में हमारी नाभि। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नीचे वाला हो गया, जो वो हो गया नीचे वाला कहलाएगा हाइपोगैस्ट्रियम, बीच वाला कहलाएगा हाइपोगैस्ट्रियम, और दोनों तरफ कहलाएंगे लेफ्ट इलियक और राइट इलियक। 9 भाग इस तरह हो गए, नीचे इलियक दोनों तरफ, और बीच में हाइपोगैस्ट्रियम, ऊपर एपिगैस्ट्रियम, बीच वाले में नाभि वाला एरिया, और ऊपर हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट राइट, और बीच वाले में आपको लंबर लेफ्ट राइट। ये 9 भाग आपको केवल ऐसा नहीं कि बने हुए हैं, इसको आपको एक परिकल्पना करनी है उसके आधार। तो हाइपोकॉन्ड्रियम की बात कर रहा है, तो हाइपोकॉन्ड्रियम माने लेफ्ट और राइट, ऊपर के भागों में कहीं पर मैनिफेस्ट करेगी, ऊपर भी, लेफ्ट भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। एपिगैस्ट्रियम माने बीच में करेगी, नाभि के ऊपर। एब्डोमेन पूरा पेट है, एब्डोमेन माने पूरा एरिया है। यूट्रस और थ्रोट और हेड, इन सब में ये क्या करेगी? इन एरिया को प्रभावित करेगी। अब लीवर की ऊर्जा अवरुद्ध हो गई तो 2 स्थानों पर आसानी से अटैक करेगी, जो बहुत सरल होंगे, जो जैसे युद्ध की नीति है, जो बहुत कमजोर मानिए तुरंत अटैक कर देगी। तो नॉर्मली स्प्लीन बहुत काम करती है, इसलिए स्प्लीन अधिकांश मामलों में डिफिशिएंट हो जाती है, अधिकांश मामलों में। इसलिए लीवर, जहां उसने देखा तो लीवर के बिल्कुल सामने बगल की तरह है। याद देखिए, स्प्लीन कहाँ है? लीवर राइट में है और स्प्लीन लेफ्ट में है, और स्टमक लेफ्ट में बिल्कुल बगल में है। तो कहीं कुछ करना नहीं है, सबसे पड़ोसी को आक्रमण कर दिया पहले। लीवर की अवरुद्ध ऊर्जा आमाशय पर कर देगी और स्प्लीन पे कर देगी, 2 जगह करेगी, स्टमक पर, स्प्लीन पर। तो क्या होगा? अगर स्टमक में कर देगी तो क्या होगा? वही चीज, स्टमक पे अटैक किया तो उसमें हो गया दर्द, मिचली वमन, वही जो एक्सेस वाला कंडीशन है वही आ गई। आदि जठर में दर्द होगा, ऊपर वाले एपिगैस्ट्रियम माने ऊपर वाले दर्द हो जाएगा, जहां स्टमक है वहां पर दर्द हो जाएगा, और वहां मिचली होगी, वमन होगी, वोमिटिंग हो जाएगी। लीवर की अवरुद्ध ऊर्जा स्प्लीन पर अटैक कर दिया तो डायरिया हो जाएगी। वो कमजोर है, उसको और कमजोर कर दिया तो वो चली गई, डायरिया हो गई। अब लीवर की गले में जा सकती है, तो गले में क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट कर देगी। आपको लगे गले में कुछ फंसा हुआ है और संकुचित हो गया गला, कभी कभी ऐसा लगता होगा, तो ये लीवर की वजह से है। फिर लीवर की नीचे को जाएगी यूबी में, तो क्या करेगी? हाइपोगैस्ट्रियम में, हाइपोगैस्ट्रियम नीचे हुआ ना, नीचे के 6वें 7वां 8वां 9वां तीसरा भाग है, तो हाइपोगैस्ट्रियम में क्या करेगी? हाइपोगैस्ट्रियम बिल्कुल बीच वाला हुआ, डिस्टेंशन कर देगी और स्लाइट रिटेंशन ऑफ यूरिन कर देगी। धीरे धीरे यूरिन धीरे धीरे पास होगा। ये लीवर का अटैक है। ऊपर की गई लीवर की, अब ऊपर, अभी तो बगल में गई, नीचे चली गई, अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या करेगी? ऊपर गई और अपनी सीमा को इसने क्रॉस कर दिया,
अपनी सीमा जहां जाना चाहिए था वहां के ऊपर और क्रॉस कर दिया, तो ये चली गई और इसने सिरदर्द कर दिया, इरिटेशन पैदा कर दिया। तो ये लीवर की है, ऊपर चली गई और ऊपर अपनी सीमा को यहां तक जाना था मान लीजिए, और इसके ऊपर चली गई, तो इसने क्या किया, सिरदर्द ऊपर ब्रेन में पहुंच गई, सर में पहुंच गई और उसमें सिरदर्द कर दिया, इरिटेशन पैदा कर दिया। अगर स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की में अटैक लंग्स, अब लंग्स में लंग्स बीच पा गई लंग्स को, तो लंग्स पे अटैक कर दिया तो अस्थमा कर दिया और खांसी पैदा कर दिया। इस केस में ऊपर की ओर भागती हुई लीवर की लंग्स के नीचे के प्रवाह को रोक देती है। तो लंग्स नीचे आ रहा है, इसने उसको रोक दिया, अटैक कर दिया, तो वो वहीं पर रुक गई, वहीं पर रुक गई, तो ऊर्जा वहीं रुक गई। ऊर्जा को नीचे आना था, लंग्स को भेजना था अपनी ऊर्जा को और द्रव को नीचे भेजना था, तो ऊपर भी द्रव भी नहीं जा पा रहा और ऊर्जा नहीं जा पा रही, तो खांसी आ गई और चेहरे पर स्वेलिंग आ जाएगी, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि द्रव भी तो भेजना है लंग्स को। नीचे आती हुई लंग्स की किडनी एवं मूत्राशय तक की एन द्रवों को लेकर जाती है। अगर लंग्स के नीचे की नहीं जा पाई तो छाती में अवरुद्ध हो गई और खांसी दमा पैदा कर देगी, और अगर द्रवों को नीचे नहीं भेज पाती तो रोगी को रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगा या चेहरे पर सूजन हो जाएगा। नीचे नहीं गई तो यूरिन को शक्ति नहीं मिली, यूबी को शक्ति, किडनी को शक्ति नहीं मिली, तो किडनी को शक्ति नहीं मिली तो यूबी को नहीं शक्ति मिली, तो यूबी को नहीं मिली तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गई, और अगर वहीं रुक गई तो जो द्रव वहां रुका हुआ है जिसको भेजना था नीचे वहीं रुका हुआ है, तो चेहरे पर आपको स्वेलिंग आ जाएगी। हार्ट किडनी, इसका भी समझ लीजिए बहुत बढ़िया संबंध है। हृदय की गर्मी नीचे की ओर जाती है और किडनी को ऊष्मा प्रदान करती है। हृदय गर्मी नीचे को गई और किडनी को, देखिए अब आप समझ लीजिए दो चीजें कि कभी ऊष्मा पर मत समझे हीट को, हीट में भी जल है, जल में भी हीट है, ये कंसेप्ट है। हीट में गर्मी में जल भी होगा और जल में गर्मी भी होगी, दोनों का ये मान के चलिए सब चीज। हम लोग कहते हैं ना कि 5 तत्वों से बना हुआ है, तो सब में सब है, तो वही हृदय की गर्मी नीचे की ओर जाएगी और किडनी को ऊष्मा प्रदान करेगी। हार्ट क्या करता है, गर्मी के लिए माना जाता है ना, हम लोग मानते हैं चाइनीज में वो फायर का है और किडनी क्या है, जल का है। दो हृदय गर्मी नीचे गिर गई, किडनी को ऊष्मा प्रदान की, किडनी का जल ऊपर की ओर आया और उसने हार्ट इनको पोषण प्रदान किया। जल है आया तो इन टाइप है, तो हार्ट इनको पोषण प्रदान किया, तो इससे आपका दोनों बैलेंस रहते हैं। अगर हृदय की गर्मी नीचे की ओर नहीं जा पाई और किडनी से नहीं मिल पाई तो हार्ट में हीट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको जाना था नीचे लेकिन वो जा नहीं पा रही, तो हार्ट में हीट बढ़ गई, तो और हार्ट तो हीट बढ़ गई और किडनी को इन नहीं मिल पाई, तो किडनी इन कमजोर हो गई, किडनी को पोषण भी नहीं मिला, ऊपर से जाना ही है, किडनी को नीचे आना था तो उसको भी पोषण मिलता, तो किडनी इनको वो भी कमजोर हो गई और हार्ट में हीट बढ़ गई। जल कमजोर है, ऊपर नहीं जा पाया, तो किडनी यांग की डिफिशियंसी हो गई, किडनी यांग ऊपर जा नहीं पा रहा, तो किडनी यांग यहाँ पर जो है वो डिफिशियंट हो गई और उसमें सूजन आ गई। कहाँ सूजन आ जाएगी, नीचे के एरिया में। अगर जल कमजोर है तो ऊपर उठकर नहीं जा पाए, किडनी यांग डिफिशियंसी होगी और सूजन आ जाएगी, सूजन आएगी नीचे के एरिया में, क्योंकि किडनी नीचे है। When kidney in fails to ascend to cool and nurture heart, अगर हार्ट इनको पोषण नहीं प्रदान कर पा रही है किडनी इन, तो क्या करेगी, इट कॉजेज हार्ट इन डिफिशियंसी, तो हार्ट में इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एम्प्टी हीट। हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट इन कोई भी डिफिशियंसी होगी, इन डिफिशियंसी, तो एम्प्टी हीट कहलाएगी, क्योंकि यांग अपनी जगह पर है लेकिन इन बढ़ी है, इन घटी है, तो उससे एम्प्टी हीट हो जाएगी। तो क्या होगा, इंसोम्निया, बेचैनी, चिंता, 3 चीजें हो जाएंगी। These symptoms have been caused by the empty heat of heart caused by
डिफिशियंसी ऑफ इन, इसको जो लिखा जाता है उसमें कि एम्प्टी हीट ऑफ हार्ट कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इन, ये हम लोग उसको लिखते हैं पैटर्न ऑफ डिजीज में। फायर अग्नि की जड़ है, पर अगर फायर में जल नहीं है, ये देखिए ये दार्शनिक विचार है, नोट कर लीजिए। फायर अग्नि की जड़ है, ठीक है, अगर फायर में जल नहीं है तो अग्नि एक्सेसिव, बैलेंस नहीं है तो अग्नि एक्सेसिव होगी, इससे इन घट जाएगी। अगर फायर बढ़ेगी तो नेचुरली इन घटेगी और जीवन शुष्क हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। जल भी चाहिए। सूखी लकड़ी देखिए, सूखी लकड़ी जल्दी जलेगी, भोजन बनाने में असुविधा होगी। लकड़ी में जब थोड़ा पानी होगा तो थोड़ी देर से जलेगी और भोजन मंदी आंच पर अच्छा बनेगा। इस प्रकार केवल जीवन में केवल फायर से जीवन राख हो जाएगा, फायर के साथ जल होने से जीवन ऊष्मा नियंत्रित रहती है। दिस इज, ये जो कंसेप्ट है दार्शनिक विचार है, इसको नोट कर लीजिए, यही आधार है। वाटर ठंड की जड़ है, अगर जल में अग्नि नहीं है तो कोल्ड अधिक हो जाएगी, तो यांग घट जाएगी। कोल्ड अगर अधिक हुई तो यांग घटेगी, इन बढ़ गई ना, यांग तो गर्मी है, इससे जीवन ठंडा होगा और बिना ऊष्मा के जीवंतता विहीन, वाइटलिटी खत्म हो जाएगी आप। तो यानी दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए, बैलेंस की बात कर रहे हैं। रूट ऑफ असेंडिंग इज किडनी, नीचे से ऊपर जाने वाली रूट है किडनी में है, और रूट ऑफ डिसेंडिंग इज हार्ट, ऊपर से नीचे हार्ट, डिसेंडिंग के लिए हार्ट है, और दस देयर इज एक्सिस ऑफ, इसीलिए हार्ट और किडनी को एक्सिस से बोलते हैं कि एक एक्सिस में है, ऊपर नीचे। द एक्सिस ऑफ हार्ट एंड किडनी अफेक्ट्स मेनी अदर ऑर्गन्स, ये एक्सिस जो बना, ये रिलेशनशिप जो है ऊपर का, रूट असेंडिंग की किडनी है और रूट ऑफ डिसेंडिंग हार्ट है। नीचे उतरने का रास्ता हार्ट से जाता है और चढ़ने का रास्ता किडनी से जाता है। अगर दोनों के रास्ते पर आप मान लेंगे कि यही ऊपर नीचे स्थित है तो एक्सिस, यही एक्सिस कहेंगे। और अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो कई ऑर्गन्स को प्रभावित करेंगे। कैसे, देखिए, लीवर नरिशमेंट लेता है किडनी इन से, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, किडनी के चैप्टर में जब जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे आप लोग। किडनी, लीवर यांग केवल नहीं लेता है किडनी यांग से, और स्प्लीन इन नहीं लेती है किडनी इन को, अदरवाइज किडनी इन और किडनी यांग सबको देते हैं। केवल एक ही बता दिया ना कि किडनी यांग जो है वो लीवर यांग को नहीं देती, और स्प्लीन इन किडनी इन से नहीं लेता, बस, और सब देते हैं। तो किडनी इन से लीवर इन को पोषण नहीं मिलेगा तो लीवर इन डिफिशिएंट हो जाएगी, तो लीवर इन डिफिशिएंट तो लीवर यांग बढ़ गई, तो ऊपर बहुत उठ जाएगी, और व्यक्ति को फिर वही कहा, लीवर यांग ऊपर बढ़ी तो जाएगी, क्या करेगी, अपनी सीमा को क्रॉस कर जाएगी और सिर दर्द हो जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगी और आपको यहाँ पर सर में पहुंच जाएगी, इरिटेशन होगा, सिर दर्द होगा। हार्ट क्या करेगा, हार्ट फेफड़ों को नियंत्रित करता है। कैसे, हम लोगों ने कंट्रोल साइकिल पढ़ा है, कंट्रोल साइकिल में क्या है, हार्ट कंट्रोल्स मेटल, लंग, यस, तो हार्ट फेफड़ों को नियंत्रित करेगा। अगर हार्ट की नीचे क्यों नहीं गई तो फेफड़ों की कैसे जाएगी, वो भी तो साथ में है, अगर नीचे नहीं गई तो वो भी कंट्रोल कर रहा है, तो फेफड़ों की भी नहीं जा पाएगी, तो व्यक्ति को क्या होगा, और फेफड़ों की नीचे नहीं गई तो क्या हुआ, वहीं पर रुक गई चेस्ट पे, तो खांसी होगा, दमा होगा। स्टमक स्प्लिन क्या करेगा, हार्ट की और किडनी के नीचे और ऊपर के प्रवाह पर निर्भर करेगा। ये जो दोनों का बैलेंस है एक्सिस का, इस पर स्टमक स्पिन का कार्य भी निर्भर करेगा, क्योंकि पाचन के लिए, रूपांतरण के लिए, परिवहन, तीनों, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट, तीनों के लिए अग्नि जल दोनों की आवश्यकता है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपने पोषण के लिए स्प्लीन और स्टमक पर आश्रित होते हैं। यही तो पहले देगी पोषण। भोजन के आमाशय में जाने के बाद भोजन सत्व को स्प्लीन ट्रांसपोर्ट करती है, और भोजन को रूपांतरित करने की शक्ति स्प्लीन को की ऑफ फायर और की ऑफ वाटर से मिलती है। अब इसको मिलती किससे है, इसको जो सारी ताकत ले रही है
ये कह रही है फायर और की ऑफ वाटर से ले रही है, जो हार्ट और जिसके नियंत्रक हार्ट और किडनी है। तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अग्नि ज्यादा है तो स्प्लीन और स्टमक ड्राई हो जाएंगे, और वाटर बहुत ज्यादा है तो स्टमक और स्प्लीन दोनों डैम्प हो जाएंगे। दोनों अवस्थाओं में भोजन का रूपांतरण नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अग्नि बहुत अधिक, अग्नि भोजन को जला देगी और बहुत जल ठंड भोजन में रुकावट पैदा करेगी। तो इसलिए दोनों के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए पाचन के लिए, और ये आपको हार्ट और किडनी के बैलेंसिंग से मिलती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज देयर, ओनली 5 मिनट्स मुझे लगता है। ट्रिपल वार्मर समझ लीजिए, बहुत बढ़िया है, ऑर्गन है। ट्रिपल वार्मर एक यांग ऑर्गन है, हम लोगों ने पढ़ा है। ट्रिपल वार्मर दूसरे ऑर्गन्स को उनके कार्य करने में मदद करता है, ठीक है। शरीर के सारे द्वारों को, जितने भी द्वार हैं उनको खोल रखने का कार्य, सारे द्वारों सब जगह प्रवाह का। देखिए द्वार माने केवल यही मत सोचिए, द्वार सभी हैं, पोर्स में तो द्वार हैं, तो उनके द्वारों को खोले रखने का ट्रिपल वार्मर करता है। सारे द्वार खुले रहने से विभिन्न प्रकार की सुचारू रूप से संचरित होती है और वेस्ट सुचारू रूप से निष्कासित होता है। तो ट्रिपल वार्मर की भूमिका बिल्कुल उस तरह है जैसे शादी ब्याह में इवेंट मैनेजर, और इसको हम लोगों ने क्या कहा है, एंडोक्राइन सिस्टम कहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम बात जिम्मेदार है। इसेंशियल वर्क ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ की एंड एसेंसेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज डन बाय ट्रिपल वार्मर। यानी कोई भी जो मूवमेंट का कार्य है, वो जो मुख्य कार्य है, वो की और एसेंस दोनों के लिए ये करता है ट्रिपल वार्मर। तो 3 वार्मर है, हम जानते हैं, अपर, मिडिल, लोअर, सबके फंक्शन है कैसे है। अपर वार्मर में 2 ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स। दोनों वार्मर में, दोनों ऑर्गन्स मिलकर के की को चारों तरफ फैलाने और नीचे को भेजने काम करते हैं। ये जो आपका स्किन और मांसपेशियों तक की, लंग्स और हार्ट दोनों आपको द्रव को और इसको की को, दोनों को मतलब आपके स्किन में फैलाने का काम करते हैं दोनों। अपर वार्मर कंट्रोल्स द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ डिफेंसिव की। लंग्स डिफेंसिव की का कंट्रोलर है ना, तो ये काम जो है उस काम में मदद करता है अपर वार्मर। ये करता है कि भाई आपकी डिफेंसिव की बाहर की तरफ रहे ताकि आप वहीं पर आक्रमण को रोक दें। मिडिल वार्मर क्या करता है, स्टमक, स्प्लीन 2 आते हैं मेन। स्टमक क्या करता है मिडिल वार्मर, डाइजेशन जो है, इंचार्ज है डाइजेशन फूड का, ट्रांसफॉर्म करने वाला है और फिर ट्रांसपोर्ट करने वाले। ये फूड की को ऊपर जाना है तो लंग्स और हार्ट तक ले जाना है। अब मिडिल वार्मर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव। देखिए हम लोगों ने पोषण वाला देखा था ना, तो न्यूट्रिटिव की ना एक नाम दिया था हम लोगों ने कि जो पोषक ऊर्जा है वो मूवमेंट, तो इसका मूवमेंट का कंट्रोलर मिडिल वार्मर है, क्योंकि वहां पर स्टमक और स्प्लीन दोनों है। इट मेक्स श्योर दैट द की मूव्स इट्स इन राइट डायरेक्शन। स्प्लीन की शुड गो अपवर्ड एंड स्टमक की, तो ये देखता है कि स्प्लीन ऊपर जाए और स्टमक की नीचे जाए। लोअर वार्मर में 4 हो गए। लीवर को देखिए लोअर वार्मर माना गया है, याद करिएगा इसको। लीवर बीच की उसमें नहीं है, वहां स्टमक स्प्लीन केवल है, वहां गार्बेडर भी है लेकिन लीवर नहीं है। लीवर नीचे है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन, तो इनमें है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स। तो की हैज द डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर नीचे जाना है तो लोअर वार्मर को ये कंट्रोल करता है कि वो नीचे बाहर वेस्टेज को निकाल दे, तो इंटेस्टाइन से निकालेगा और यूरिनरी ब्लैडर से निकालेगा। तो ये जो है हम लोगों का ये चैप्टर है। कैसा आप लोगों को लग रहा है, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा सर। किताब को पढ़ा गया, इसको किताब को पढ़ा गया था कि नहीं? सामान्यतः कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते। उसको बाद में जब कभी देखते हैं कि किताब भी है तो पढ़ना पड़ते हैं, तो उसको 7 के साथ जब पढ़ना हो आगे तो 7 के साथ ये पढ़िएगा। अगर 7 के साथ आप इसको पढ़ो 7 के साथ, तो आप समझिए 7 की मास्टरी हो जाए इसी के माध्यम से, क्योंकि तब फंक्शन सारे समझ में आने लगे। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे थ्योरी के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, और जब हम अपने ज्ञान को बढ़ा देंगे तो पहले अपने को ट्रीट करेंगे, फिर जो सामने वाले हैं उसको ट्रीट करेंगे, जो पीड़ित है मानवता उसको ट्रीट करेंगे, और इस प्रकार खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या हैं हमको मालूम है, ईच वन रीच वन
ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 3-4 मिनट का विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं। Thank you, sir.